गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमडी क्लासेस। आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर हमारा जो पेपर होता है गवर्नमेंट जॉब्स जो आते हैं, जैसे कि एसएससी, आपका बैंकिंग हो गया, या स्टेट लेवल के जो एसएससी प्रिपरेशन होते हैं, तो इस तरीके के पेपर्स में आपको हमारे चैनल पर जो पढ़ाया जाता है, मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी की जाती है, वो आपके पेपर में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहें। आज हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैथ्स का एक टॉपिक, ज्योमेट्री। तो देखिए, ज्योमेट्री अब तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और अरिथमेटिक के भी काफ़ी पोर्शंस पढ़े, लेकिन ज्योमेट्री जो है वो थोड़ा सा खास सब्जेक्ट है। खास कैसे है कि होता क्या है कि ज्योमेट्री की नॉलेज हमें बेसिक होती तो है, क्योंकि हम अपने स्कूल टाइम में ज्योमेट्रीज़ को पढ़े होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद ज्योमेट्री का कहीं हमें दर्शन नहीं होता। तो होता क्या है ना कि वो हमारे माइंड से स्कीप हो जाता है, तो थोड़ा सा बच्चों को ज्योमेट्री का जो टॉपिक है वो टफ़ लगता है। तो मैं आपको यहाँ पर यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आपकी जो ये माइंड में सेट है कि ज्योमेट्री बहुत ही टफ़ है, इसके थ्योरम्स याद नहीं रहते, क्वेश्चंस पे इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, वो आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये जो आपका डर है वो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन हो वो आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप उन लेक्चर्स को देख सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। सबसे पहली बात कि ज्योमेट्री में जो आपको पढ़ना है वो है लाइंस एंड एंगल्स। क्या है इसका मतलब? देखिए, ज्योमेट्री का क्या मतलब है, जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, मान लीजिए आप एक पॉइंट की बात करते हैं कि ये बिंदु है, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं कि अगर हम बिंदुओं को मिलाएं तो ये एक रेखा बनती है, यानी लाइंस। और इस तरीके से जब हम लाइंस को मिलाएं तो क्या बनता है, जैसे अगर हम 3 लाइंस लें तो ट्रायंगल, अगर हम 4 लाइंस लें तो क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो आपका आता है ज्योमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें ज्योमेट्री में फर्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से एक बिंदुओं को एक सेंटर से मध्य, इसके केंद्र से इक्वल डिस्टेंस पर जब आप पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये बन जाता है आपका सर्कल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वृत्त। तो ये सारी चीज़ें और इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके क्वेश्चंस पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं, खास करके जब आप एसएससी का मेंस का पेपर देते हैं तो वहाँ पर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस तो आपको बनाने ही पड़ते हैं। तो चलिए हम अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लाइंस एंड एंगल्स में। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जब किसी लाइन पर आप, यहाँ पर मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया, सपोज मैंने इसका नाम रख दिया AOB लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पॉइंट O से एक और लाइन ड्रॉ किया OC, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये अब सपोज मैंने इसको x डिग्री और y डिग्री मान लिया एंगल्स को, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा लाइन 2 एंगल्स में बट गया। तो ये चीज़ आपको सबसे फर्स्ट थ्योरम जो रेखा के लिए जानना है, लाइंस के लिए, वो ये है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होता है तो वहाँ पर जितने भी एंगल्स होंगे, यहाँ पर फिलहाल हम यहाँ पे 2 एंगल्स देख रहे हैं, तो जितने भी एंगल्स मिलकर ये पूरा स्ट्रेट लाइन बनाएगा, उन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको, इस थ्योरम को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर। तो खैर
आपको क्या बोलते हैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, आपको जोर ये देना है कि हम इसमें क्या सीख रहे हैं, और उसको आपको पॉइंट वाइज ध्यान रखना है। क्योंकि रीज़न तो मेंशन करना नहीं है, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और आप उसको जितना जल्दी बना दें उतना आपके समय की बचत होगी और पेपर में आपका टाइम बचेगा अदर क्वेश्चंस को देखने के लिए। तो ये माइंड में ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला जो थ्योरम हमने यहाँ जाना वो ये जाना कि लीनियर पेयर, लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहली बात लीनियर पेयर होता क्या है, तो वैसे एंगल्स जो मिलकर एक स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट करते हैं तो उनका सम, उनका योग क्या होगा, 180 डिग्री। इसको हिंदी में कहते हैं कोनों का रैखिक युग्म। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में समस्या होती है या जिन्होंने इन ज्योमेट्रीज को पहले हिंदी में पढ़ा है उनके लिए मैं ये थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए। तो इसको बोलते हैं कोनों का रैखिक युग्म। ठीक है, चलिए दूसरी बात करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर कि जब भी किसी दो लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करें कि ये एक दूसरे को कट करे एक कॉमन पॉइंट पे, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तब जो अपोजिट एंगल्स होगा, ये अपोजिट एंगल, सपोज मैंने इसको A डिग्री और B डिग्री कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, तब इस केस में हम बताते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। या फिर आप इन दोनों को ले सकते हैं क्योंकि ये भी तो अपोजिट एंगल्स है। तो अगर सपोज मैं इसको C और D लिख देती हूँ तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि एंगल C और एंगल D बराबर होते हैं। तो इस थ्योरम को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब भी आप यहाँ पे रीज़न के तौर पर ध्यान रखना चाहते हैं कि भाई हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे कौन सा थ्योरम है। देखिए थ्योरम उसी तरीके से होता है जैसे आप अलजेब्रा में या अदर जगह पे फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, तो उसी चीज़ को ज्योमेट्री के अंदर उसको बोला जाता है थ्योरम। तो ये थ्योरम्स दरअसल एक तरीके से फॉर्मूलाज ही हैं, क्योंकि जब तक आप मैथ के अंदर उसके फार्मूलाज को नहीं समझेंगे, उसके थ्योरीज़ को नहीं जानेंगे, तो क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से, सही तरीके से नहीं बना सकते। तो ज्योमेट्री में क्वेश्चंस प्रोसीड करने से पहले ज़रूरी है कि हम उसके थ्योरीज़ को अच्छे से समझ लें और याद कर लें, ताकि जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको मिक्स्ड थ्योरम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमने कौन कौन से थ्योरम्स पढ़े और इसमें कौन कौन सा अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। तो बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ज्योमेट्री में, अधिकतर बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चंस देखने के बाद वो समझ नहीं पाते कि हमने लाइंस का थ्योरम पढ़ा है, हमने ट्रायंगल्स का थ्योरम पढ़ा है, हमने सर्कल का थ्योरम पढ़ा है, तो इसमें कौन सा थ्योरम यूज़ होगा, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी यूज़ होंगे कि सिमिलैरिटीज़ यूज़ होंगे। तो इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने जो इस लेक्चर को तैयार किया है वो बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आपको माइंड में बिल्कुल ये स्टोर करा देगा कि इसमें क्या क्या थ्योरीज़ है स्टेप वाइज। तो आप इसको समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इसके जितने भी पार्ट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो एज ए नोट्स, जिस तरीके से हम पढ़ते हुए एक कॉपी मेंटेन करते हैं ताकि हमें रिवीजन के समय एक प्रॉपर वे में रिवीजन भी हो जाए, उस तरीके से आप इन टॉपिक्स को पढ़िएगा। और यकीन मानिए ये टॉपिक्स आपको बहुत 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 ही बेनिफिट्स देने वाले हैं। तो आप इन चीज़ों को लाइटली मत लीजिएगा। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि भाई हम फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पर इस चैनल पर, तो आप इसको कंपैरिजन कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस तो काफ़ी सारे होते हैं नेट पे अवेलेबल। तो आप थोड़ा सा समय देकर अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी बेसिक तरीक़ों से आपको यहाँ पर समझाया गया है। और ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो मैथ्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे और टू द पॉइंट अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल होगा, क्योंकि न्यू क्वेश्चंस में आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो ज़रूरी है कि हम बेसिक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ें। इसलिए मैं फिर से कहूँगी कि आप इसको बेसिक से समझें और हमारे हर पार्ट्स को बहुत ही बिना स्कीप किए, बिना आप उसको फॉरवर्ड किए पूरा एक एक स्टेप ध्यान से पढ़ें और समझें। तो देखिए, सेकंड जो हमने यहाँ पे थ्योरम जाना वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। होता क्या है कि हमारे यहाँ पर जैसा कि मैंने अब तक देखा है, जितने भी हमने सेशंस हमारा गया है ऑफलाइन में भी, जितने बच्चों से हम रूबरू हुए हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम से आते हैं। उनकी हमेशा से ये रहती है कि हमने ज्योमेट्री हिंदी मीडियम में पढ़ा है। तो उनके सहूलियत के लिए मैं यहाँ पर हर इंग्लिश के थ्योरम्स को हिंदी में लिखते जा रही हूँ। तो इसीलिए ताकि आपको समझ में आए, और यहाँ पर आपको दोनों मीडियम में इस तरीके से चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। चलिए, तो इन दोनों को आप माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे पहला और बेसिक थ्योरम है लाइंस के लिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हम इसको बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, हिंदी में इन लाइंस को बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है। तो जिस तरीके से अगर इंग्लिश वाले बच्चे अगर हिंदी वर्ड्स को देख रहे होंगे तो उनको टफ लग रहा होगा, तो ठीक उसी तरीके से आप समझिए कि जिन विद्यार्थियों ने हिंदी माध्यम से उन्होंने अगर 10वीं तक की अपनी पढ़ाई की होगी तो उनको इंग्लिश में कितनी दिक्कत हो रही होगी। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग दोनों माध्यम को अच्छे से समझें। तो चलिए, और हिंदी वाले अगर बेहतर हो कि अगर वो धीरे धीरे इन वर्ड्स को इंग्लिश में भी जाने तो उनके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के पेपर्स देने होते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि आपका पेपर जो है वो बाइलिंगुअल नहीं होगा, वो सिंगल लैंग्वेज में ही आपका पेपर होगा। अगर मैथ्स का पेपर आप इंग्लिश में चूज़ करते हैं तो पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, उसका हिंदी अनुवाद नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी बेहतर हो उसको आप समझें। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये दो थ्योरम्स के बाद कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना है, जैसे कि जो एंगल्स होते हैं वो किस किस तरीके के एंगल्स होते हैं। बड़े ही बेसिक है, आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं एक बार आपको उसको रिवाइज करा दूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद राइट एंगल्स, राइट एंगल्स जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल किनको कहते हैं? जो 90 से 180 के बीच होता है। ये देखिए मैंने क्या लिख दिया, समझना होगा आपको कि वैसे एंगल्स जो 90 से ज़्यादा हो पर 180 से कम हो, वैसे एंगल्स को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। और स्ट्रेट लाइन पर जब एंगल बनता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपको जानना है स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल बहुत यूज़ होता है, इसके बारे में भी आप जान ले। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखिए, रिफ्लेक्स एंगल को थोड़ा ध्यान से समझिए। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक एंगल बना दिया, मैंने यहाँ पे आपको एक एंगल दिखा दिया, एंगल AOB, ठीक है। तो ये जो आप एंगल AOB देख रहे हैं ना, ये एंगल थीटा मैंने अंदर की तरफ दिखाया है। ये जो पूरा बाहर की तरफ जो है ये वाला एंगल,
ये एंगल कहलाता है रिफ्लेक्स। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सेंटर पे पूरा कोण जो होता है वो कितना बनता है 360 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है 180 डिग्री, तो 180 प्लस 180 सेंटर पे कितना बन गया 360। तो यहाँ पर 360, जब आप ये पीछे का एंगल फाइंड आउट करना होगा रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स को फाइंड आउट करने के लिए पूरे 360 में से आप इस थीटा एंगल को माइनस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्स एंगल आपको 180 से ज़्यादा और 360 से कम मिलेगा। ठीक है, फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से ज़्यादा और 360 से कम। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल ये पीछे वाले एंगल को कहते हैं। जब भी आपको कोई एंगल निकालना होगा, जैसे ये कह दे कि रिफ्लेक्स एंगल AOB निकालिए, तो रिफ्लेक्स एंगल AOB निकालने का मतलब है कि जो AOB एंगल है अंदर की तरफ उसको आप माइनस करेंगे 360 से, तो वो बाहर वाला पार्ट आपको दे देगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसलिए रिफ्लेक्स एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल को हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा। समझ लीजिए कि जो एंगल है उस एंगल को हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके अंदर वाले पार्ट को माइनस करते हैं 360 में से, तो बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल हमें मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जानना है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो ये तो खैर फॉर्मूला हो गया, और आप थीटा को ये जान सकते हैं कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम। ठीक है, नेक्स्ट आपको जानना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स देखिए ये बेसिक है, इसको जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, या अगर आप जानते हैं तो रिवाइज करना जरूरी है। अब यहाँ पर ये समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है। थोड़ा सा क्या होता है, मैंने दोनों को साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ा था 90 कि सप्लीमेंट्री में पढ़ा था 90, या सम 180 किसका होता है। तो ये कन्फ्यूजन आपको एकदम क्लियर रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री में हम कहते हैं वैसे एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री जिन दो एंगल्स का सम 180 हो वैसे एंगल्स यानी एंगल्स A और B कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये थे वर्ड्स कुछ इंग्लिश में। अब थोड़ा सा इसका हिंदी वर्जन भी जान लीजिए। एक्यूट को बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। राइट एंगल को बोलते हैं समकोण। ऑब्ट्यूज को बोलते हैं अधिक। स्ट्रेट को बोलते हैं रिजु। रिफ्लेक्स एंगल को बोलते हैं प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक। और सप्लीमेंट्री समपूरक। तो ये थे कुछ बेसिक एंगल्स कि किन एंगल्स को हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट मतलब 90 से कम, जिसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, कुछ आपको वर्ड्स रिलेट करके भी याद रहेगा। राइट एंगल्स समकोण जिसमें आपको 90 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, तो आपको ऑब्ट्यूज अधिक नाम से दिख रहा है, अधिक यानी अधिक क्या 90 से ज़्यादा, तो आप ऑब्ट्यूज को बताएंगे 90 से ज़्यादा पर 180 से कम। स्ट्रेट एंगल
इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका 180 होता है। 180 को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जैसे 90 को राइट एंगल, वैसे 180 को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं ऋजु कोण। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स यानी पीछे वाला, प्रतिवर्ती, तो वो फॉर्मूले के हिसाब से 360 माइनस थीटा करेंगे और वैल्यू के हिसाब से ये 180 से 360 के बीच रहेगा। फिर हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, सप्लीमेंट्री, समपूरक। तो कॉम्प्लीमेंट्री में सम क्या होगा दो एंगल्स का, 90, और सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम 180। तो देखिए हमें कोई भी बारीकियों को नहीं छोड़ना है, हमें ऐसी कोशिश करनी है कि पूरी थ्योरीज हमारे माइंड में स्टोर हो जाए और जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम बिल्कुल उसमें से निकाल के जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में भरा है उसमें से हम सोचेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट यूज़ होंगे और हम उसको अप्लाई कर सकें। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ थ्योरम्स हैं लाइंस के ऊपर डायरेक्ट, तो अब हम लाइंस के ऊपर बात करेंगे। तो लाइंस के ऊपर जो बात करेंगे उस पर आते हैं। लाइंस से पहले थोड़ा सा और ये जानकारी ले लें कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स सिंपल सा है, आपको भी मालूम होगा। कोलिनियर नाम से पता चल रहा है, यानी ऐसी रेखा जिसको मिलाने पर एक ऐसे बिंदु जिसको मिलाने पर एक रेखा बने। जैसे मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स तो कहीं भी मिलाएंगे आप तो लाइन बनेगा, लेकिन तीसरा पॉइंट पर निर्भर करता है कि वो लाइन के साथ है या लाइन के अलग है, ठीक है ना। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे 3 पॉइंट इस तरीके से बनाए तो ये तीनों मिलाने पे क्या हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो हम इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स को हिंदी में बोलते हैं संरेख बिंदु, ठीक है, संरेख बिंदु इसको हिंदी में बोलते हैं। तो समझ गए होंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब कि जब ऐसे बिंदु जिनको मिलाने पर सीधी रेखा खींची जा सके वैसे बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। जस्ट अपोजिट इसका हम कहते हैं नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो नॉन कोलिनियर को बोलते हैं असंरेख। असंरेख, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया। अब अगर ये 2 पॉइंट है और तीसरा पॉइंट यहाँ है, क्या आप इसको मिलाने के बाद कह सकते हैं कि ये सीधी रेखा बन रही है? नहीं बन रही ना, ये तो आपका ट्रायंगल बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, असंरेख बिंदु। चलिए समझ गए होंगे। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे पैरेलल लाइंस पे। तो लाइंस की थ्योरी जो लाइंस की थ्योरी है वो उसका मेन चैप्टर शुरू हो रहा है कि लाइंस में हम क्या पढ़ते हैं और किससे सवाल आता है। तो देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान रखना है। 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन। सपोज हमने इसको M, N और इस लाइन को L कंसिडर कर लिया। यहाँ पे मैंने आपको 3 लाइंस ड्रॉ किया है। लाइन M और N आपस में पैरेलल है और लाइन L जो है इन दोनों को कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 केसेस याद रखने हैं। कितने केसेस? 3 केसेस। पहला केस क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए आप 2 तरीके से याद रख सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको नाम भले ही ना याद हो लेकिन कंडीशंस याद होता है कि हाँ इसमें हमने 3 कंडीशंस पढ़ा था, तो नाम भले ही ना याद हो। लेकिन कुछ होते हैं कि जो नाम के साथ कंडीशन भी याद रखते हैं।
तो आप जिस हिसाब से भी इसको याद रखें। नाम जरूरी नहीं है, चीज़ें समझना जरूरी है कि हाँ ऐसे ऐसे कंसेप्ट यहाँ पे लगते हैं कि हम इन एंगल्स को बराबर कह सकते हैं, इन एंगल्स को सम करके 180 लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ भी अगर आपको याद रहता है तो इट्स ओके। नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप नाम याद रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, गलतियाँ होने के चांसेस कम है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है, ध्यान से देखिए इस फिगर में आप जो एंगल्स यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है कैसा है, ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में है ना। और देखिए ये दोनों के दोनों लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर। ये चीज़ आपको माइंड में स्टोर करके रखना है कि हम इन एंगल्स को बराबर लिख सकते हैं कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल। और यहाँ पे रीज़न क्या है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कब, जब दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन जो दोनों को कट कर रही हो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ L और M पैरेलल है, M और N पैरेलल है और L ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल को हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, और पैरेलल लाइंस को बोलते हैं समांतर। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पैरेलल लाइंस को हिंदी में कहते हैं समांतर रेखा। तो ये आपको थोड़ा सा हिंदी में रिवाइज हो जाएगा, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज हो जाएगा, समझने में भी आसानी होगी आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। ठीक है, चलिए दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है, तो खैर एक्सटीरियर मैं समझा दूंगी अभी, पहले आप इंटीरियर समझिए। क्योंकि जो इंटीरियर वाला एंगल होता है वो आपको पेपर में काफ़ी है एंगल्स को समझने के लिए। एक्सटीरियर वाला आप ना भी ध्यान रखें तो चलेगा, है क्या वो हम आगे समझ लेंगे। पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में समझिए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ऐसा होगा, ये देखिए आपको बस फिगर में पहचान करनी है। ये पहचान में ही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन कौन से एंगल की बात हो रही है। तो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ वाला। ये देखिए ये जो सी एंगल मैंने बनाया लाइन के नीचे, ठीक है ना, और ये डी एंगल इस लाइन के ऊपर। तो कहने का मतलब है कि ये हो गया बाहर का पार्ट और ये हो गया अंदर का पार्ट। तो अंदर की तरफ दोनों एंगल्स बनाना है। अल्टरनेट का मतलब है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके दाएं और बाएं। अब जैसे आप ऊपर वाला भी कॉरस्पॉन्डिंग पढ़े थे, उसमें क्या था, दोनों सेम साइड में था, लेकिन यहाँ क्या है, एक दाईं तरफ है तो दूसरा बाईं तरफ है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ दिखेगा हमें। हिंदी में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण। और जब हम इसको डिनोट करेंगे तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये भी इक्वल के लिए ही यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने इस एंगल्स को सी और डी से डिनोट किया है। एंगल सी और डी आप दिखाएंगे इक्वल। तीसरा होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। फिगर क्या होता है उसका वो हम समझेंगे। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोण, ठीक है। अब इसका जो फिगर होता है ये समझें। जब हम टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे लाइंस को कट किया
तब ऐसा एंगल्स, ये देखिए क्या बना, ये क्या बना, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। तो ये एंगल्स की पहचान करनी है आपको, कैसे, किस, कहाँ पर है, ये कैसा है। और दूसरी तरफ इसमें क्या है, अब तक जो दो आपने पढ़ा उसमें क्या था, दोनों एंगल्स को इक्वल बता रहे थे, लेकिन इसमें आप क्या बताएंगे, दोनों एंगल्स को इसमें इक्वल नहीं बताएंगे। इसमें होता है कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये 3 रीज़न है जो आपको पैरेलल लाइंस के लिए एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए जब क्वेश्चन देगा तो वहाँ पर इन तीनों फार्मूलाज को आपको यूज़ करना है। कौन सा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी संगत कोण। तो इसमें भी एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन आपको फिगर में ध्यान देना है कि हमें ए और बी, ये एंगल्स कौन से पोजीशन वाले एंगल्स को हम इक्वल करेंगे। तो आपको ध्यान देना है ये सेम साइड में और दोनों लाइंस के ऊपर है। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये अंदर की तरफ, लाइंस के अंदर की तरफ, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके अपोजिट साइड्स में दोनों एंगल्स हैं। तीसरा है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि क्रमागत अंतःकोण, हिंदी में इसको कहते हैं, यानी यहाँ पे इक्वल वाला नहीं है, यहाँ पर है कि इसका सम जो है वो 180 डिग्री होगा, x + y 180 डिग्री। एंगल्स की पोजीशन आप देख लीजिए कि किस तरफ है, ये x और ये y लाइंस के अंदर। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि जो ये इंटीरियर है, अगर यही एक्सटीरियर भी होता है तो एक्सटीरियर का मतलब है, जैसे अभी अभी आपने जाना पहला फॉर्मूला कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये C इसके बराबर होगा और ये D इसके बराबर। तो जब ये एक्सटीरियर हो जाएगा ना, तब ये फिगर, इस तरीके के फिगर को आप एंगल्स को इक्वल करते हैं, बाहर वाले कोन्स, बाहर वाले और अपोजिट। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको सिर्फ इंटीरियर याद रखना है, एक्सटीरियर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन आता भी है तो आप क्या करेंगे कि इंटीरियर याद है और दूसरा आप वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लगा सकते हैं। तो आप एक याद रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन कम हो, और जिसकी ज़रूरत ही नहीं है फिर हम उसको आगे क्यों फालतू का लेके चले। तो जितना कम से कम हमारे कन्फ्यूजन हो उतना बेहतर है, इसीलिए इतना सफिशिएंट है कि सिर्फ और सिर्फ आप इंटीरियर को याद रखें, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि लाइंस के ये थ्योरम्स आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम अपने अगली क्लास में इस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से एंगल्स को हम फाइंड आउट करेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे पहला चैप्टर जो आपका ज्योमेट्री के अंदर है वो है लाइंस एंड एंगल्स पे। लाइंस एंड एंगल्स में ये 3 कंडीशंस पे और कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चंस आते हैं, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। टॉपिक इतना मज़ेदार है कि समय किस तरीके से निकल गया पता ही नहीं चला, और ऐसा लग रहा है जैसे भी 5 मिनट ही हमने पढ़ाई की है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये टॉपिक इतना ही इंटरेस्टफुल लगा होगा और अगली क्लास के लिए आप तैयार होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।